हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सबको पता है, हमने एक कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस की सीरीज स्टार्ट की है जिसपे 3 पार्ट्स ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने बैंकिंग ओम्बड्समैन के बारे में देखा था। सेकंड पार्ट में हमने एनपीसीआई और उसके प्रोडक्ट के बारे में देखा, और थर्ड के पार्ट के बारे में यानी कि पिछली वीडियो में हमने एटीएम के प्रकार पढ़े थे कि कितने प्रकार के एटीएम्स होते हैं। इन तीनों वीडियोस को अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में इनके प्लेलिस्ट की लिंक मैंने दे दी है, तो वहां जाकर भी इन वीडियोस को आप देख सकते हैं। ये पार्ट 4 रहने वाला है और इसमें हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक की कैसे स्थापना हुई, कैसे इसने काम करना स्टार्ट किया और वर्तमान में इसकी क्या क्या प्रोसेस चल रही है, उसके बारे में जानने वाले हैं। सो वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार, वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। जितने भी आने वाले आपके एग्जामिनेशन है, फिर चाहे वो एसबीआई हो, आरबीआई हो, एलआईसी हो, आईबीपीएस हो या फिर ईएसआईसी हो, इनके मेंस के एग्जामिनेशंस के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट जो है वो रहने वाला है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आरबीआई के बारे में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में कि ये कैसे शुरू हुआ। सबसे पहले बात रही 1920 की। 1920 में क्या हुआ, एक हिल्टन यंग कमीशन की स्थापना की गई। हिल्टन यंग कमीशन की स्थापना है, ये युंग नहीं है, ये यंग है। ठीक है, हिल्टन यंग कमीशन की स्थापना की गई थी और इस हिल्टन यंग कमीशन को रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस भी कहा जाता है। ठीक है, अब हिल्टन यंग कमीशन की स्थापना क्यों की गई? क्योंकि इनको लगता था कि भारत में एक सेंट्रल बैंक होना चाहिए। भारत में क्या होना चाहिए? एक सेंट्रल बैंक होना चाहिए। तो इसी की चर्चा के लिए इन्होंने एक हिल्टन यंग कमीशन की स्थापना की। डेट याद रखनी है आपको, 1920। ठीक है, 1920 में क्या किया था, क्या हिल्टन यंग कमीशन की स्थापना की गई और इस कमीशन को रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस भी कहा जाता है। काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस किस कमीशन को कहा जाता है, तो हिल्टन यंग कमीशन को। उसके बाद बात आई 1926 की। 1926 में सिफारिश की गई कि एक सेंट्रल बैंक बनाया जाए। ठीक है, भारत का एक सेंट्रल बैंक बनाया जाए। ये सिफारिश कब की गई थी? ये की गई थी 1926 को। और उसके बाद बात आती है 1934 के। 1934 में क्या हुआ था आप सबको पता है, आप सब पढ़ते हैं, आरबी एक्ट 1934। तो आरबी एक्ट को जो है वो लॉन्च कर दिया गया था। ठीक है, 1934 में आरबी एक्ट को जो है वो लॉन्च कर दिया गया था। तो इससे हमें क्या समझने को मिलता है? तो इससे हमें ये समझने को मिलता है कि तब के लोगों का जो पैशंस लेवल है वो काफी ज्यादा हाई था। अब देखो रहा यार, 1920 में तो हिल्टन यंग कमीशन हुआ, उसके 6 साल बाद सेंट्रल बैंक बनाने की सिफारिश की गई और उसके भी 8 साल बाद आरबीआई एक्ट को लॉन्च किया गया। लगभग 14 साल लग गए उन्होंने उनको आरबीआई एक्ट को बनाते बनाते, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एक्ट को बनाते बनाते उनको 14 साल लग गए। ठीक है, तो पेशेंस लेवल काफी हाई था। क्वेश्चन ही पूछा जाएगा, ये तो मैंने अपने वैसे ही बता दिया। चलिए पॉइंट पे आते हैं। 1920 में हिल्टन यंग कमीशन की स्थापना हुई। 1926 में इन्होंने बोला कि एक सेंट्रल बैंक बनाया जाए और 1934 में आरबीआई एक्ट को लॉन्च कर दिया गया। हम पढ़ते हैं ना आरबीआई एक्ट 1934, तो ये वही है, आरबीआई एक्ट 1934। क्लियर? बाकी की जितनी भी बीच की डेट्स हैं उनको याद मत रखिएगा, कोई भी मतलब नहीं बनता है। और फिर आया 1935 और 1 अप्रैल 1935 को जो है वो आरबीआई की स्थापना कर दी गई। कब की गई? 1 अप्रैल 1935 को। लेकिन जब आरबीआई की स्थापना की गई तब इनका जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर था? कोलकाता में लोकेटेड था। तो इस कोलकाता के हेडक्वार्टर को क्या किया गया बाद में कब? 1937 में परमानेंटली जो है वो मुंबई में स्थापित कर दिया गया। ठीक है, अब दोबारा से हम देख लेते हैं। 1920 में हिल्टन यंग कमीशन बना, 1926 में सेंट्रल बैंक बनाने की सिफारिश की गई, 1934 में आरबीआई एक्ट लॉन्च हुआ और 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना कर दी गई। ये 4 ईयर्स हमने याद रखने हैं। 1 अप्रैल तो हमें याद ही है, लेकिन 1 अप्रैल को जब आरबीआई की स्थापना हुई तो वहां का हेडक्वार्टर कहाँ था? कोलकाता था। अब यहाँ पर घुमा फिरा के क्वेश्चन एक ये पूछा जा सकता है कि जब आरबीआई की स्थापना हुई तब आरबीआई का हेडक्वार्टर कहां पर लोकेटेड था? हम जल्दबाजी में, यहाँ पर तो हमें सोचने का टाइम मिल जाता है, लेकिन जब एग्जामिनेशन हॉल का प्रेशर होता है वहां पर सोचने का टाइम थोड़ा कम मिलता है। तो वहां पर हम क्या टिक करके आएंगे? मुंबई, और वो पहला ऑप्शन ही मुंबई रखेगा।
ताकि हम बाद के ऑप्शंस देखें तक नहीं। लेकिन आंसर क्या होगा, आंसर होगा कोलकाता। बाद में क्या हुआ, 1937 में इस हेडक्वार्टर को परमानेंटली मुंबई में स्थापित कर दिया गया और अभी तक ये मुंबई में ही लोकेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पर आरबीआई जो है वो अपना बन के तैयार हो चुका था, लेकिन अभी तक आरबीआई क्या था, प्राइवेट था। अब इस आरबीआई को प्राइवेट से गवर्नमेंट भी करना था। तो बारी आती है 1949 1949 को 1 जनवरी को। तो 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ, नेशनलाइजेशन हुआ। अब नेशनलाइजेशन या फिर राष्ट्रीयकरण का मतलब क्या होता है, किसी भी कंपनी या फिर किसी भी बैंक को, बैंकिंग पढ़ रहे हैं तो हम बैंक के नजरिए से समझते हैं, किसी भी बैंक को प्राइवेट से गवर्नमेंट करना, कोई भी बैंक प्राइवेट है उसको गवर्नमेंट करना, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है नेशनलाइजेशन। ठीक है, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है नेशनलाइजेशन। स्पेलिंग पर मत जाइएगा, राष्ट्रीयकरण कहलाता है। क्लियर है, तो यहाँ पर आरबीआई पूरा आपका बनकर तैयार हो चुका है 1 जनवरी 1949 तक। ठीक है, अब बात आती है आरबीआई के जितने भी फंक्शंस है, आरबीआई के जितने भी लोकल बोर्ड्स है, उन सब के बारे में पढ़ने की। आपको पता लग गया होगा आरबीआई की स्थापना कैसे हुई थी। एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। 1920 का टाइम था जब हिल्टन यंग कमीशन की स्थापना की गई। 1926 में उसी हिल्टन यंग कमीशन ने सिफारिश की कि एक सेंट्रल बैंक बनाया जाए और 1934 में आरबीआई एक्ट जो है वो लॉन्च कर दिया गया। फिर उसी आरबीआई एक्ट के तहत 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई, जिसका हेडक्वार्टर कोलकाता में था। फिर 1937 को हेडक्वार्टर को स्थायी रूप से मुंबई में स्थापित कर दिया गया और 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ, आरबीआई का नेशनलाइजेशन हुआ। क्लियर। अब आती है आरबीआई के लोकल बोर्ड्स की बात, कि आरबीआई के अभी वर्तमान में कितने लोकल बोर्ड्स हैं। तो आरबीआई के वर्तमान में 4 लोकल बोर्ड्स हैं, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली। ठीक है, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली। आप यहाँ पर देख सकते हैं मुंबई, चेन्नई, कोलकाता जो है वो दिल्ली है। कुछ इस प्रकार का हमारा भारत का नक्शा रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आ गया आपका दिल्ली। ठीक है, इधर की साइड आपका यहाँ पर आ जाएगा मुंबई, यहाँ पर आ जाता है आपका चेन्नई और यहाँ पर आ जाता है कोलकाता। ठीक है, तो चारों तरफ क्या है, आरबीआई के लोकल बोर्ड्स है। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली भारत के 4 लोकल बोर्ड्स है। रीजनल ऑफिस की बात की जाए तो टोटल 27 यानी कि 27 आरबीआई के रीजनल ऑफिस है। ये वर्बली आपको याद रखने पड़ेंगे। रीजनल ऑफिस कितनी है टोटल, तो वो है 27। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट, आरबीआई के जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो कितने हैं, यानी कि आरबीआई के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उनमें कितने मेंबर्स होते हैं। तो टोटल मैं मेंबर आपको बता देता हूं, टोटल मेंबर होते हैं 21। अब 21 कैसे होते हैं उस पर बात करते हैं। सबसे पहले आते हैं हमारे आरबीआई के गवर्नर, जो कि एक ही होते हैं। ठीक है, और वर्तमान में कौन है, शक्तिकांत दास है। दूसरे नंबर पर आते हैं आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर। अब डेप्यूटी गवर्नर कितने होते हैं, तो वो होते हैं 4। माफ कीजिएगा, सबसे पहले नंबर पर आते हैं गवर्नर, दूसरे नंबर पर आते हैं डेप्यूटी गवर्नर जो कि 4 होते हैं और वर्तमान में वो हैं टी रविशंकर, एम राजेश्वर राव, डॉक्टर एम डी पात्रा और महेश कुमार जैन यानी कि एम के जैन। ये 4 डेप्यूटी गवर्नर है। उसके बाद आते हैं 4 मेंबर जो कि आरबीआई के लोकल बोर्ड से लिए जाते हैं। लोकल बोर्ड कौन कौन से, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। मैंने आपको बताया था ना, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, ये 4 लोकल बोर्ड से लिए जाते हैं 4 मेंबर। ठीक है, कितने हो गए, 9 हो गए। उसके बाद 2 जो मेंबर होते हैं वो फाइनेंस मिनिस्ट्री से आते हैं। ठीक है, वित्त मंत्रालय से लिए जाते हैं 2 मेंबर और 10 मेंबर भारत सरकार द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं अलग अलग पर्टिकुलर क्षेत्र से। तो टोटल कितने हो गए, टोटल 21 हो गए। आप गिन सकते हैं, 4 और 1 5, 5 और 4 9, 9 और 2 11, 11 और 10 21। तो टोटल 21 मेंबर होते हैं आरबीआई के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कितने मेंबर होते हैं, टोटल 21 मेंबर होते हैं, जिसमें से 1 गवर्नर होते हैं, 4 डेप्यूटी गवर्नर, 4 मेंबर आरबीआई के लोकल बोर्ड से लिए जाते हैं, 2 फाइनेंस मिनिस्ट्री से और 10 भारत सरकार द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। क्लियर। अब बात आती है आरबीआई की सब्सिडरीज, कि आरबीआई की कितनी सब्सिडरी है। आप सबको पता है आरबीआई की 4 सब्सिडरीज है। ठीक है, आरबीआई की कितनी सब्सिडरीज है, 4 है। कौन कौन सी है, तो सबसे पहले आती है डीआईसीजीसी, दूसरे नंबर पर आती है बीआरबीएनएमपीएल,
BNMPL, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। तीसरे नंबर पर आती है रैबिट और चौथे नंबर पर आती है इप्तास। अब इन चारों के बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। तो आपके जमाओं पर जो भी ब्याज मिलता है वो इसी द्वारा दिया जाता है। सबसे पहले इसकी स्थापना 15 जुलाई 1978 यानी कि 15 जुलाई 1978 को हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में लोकेटेड है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर मुंबई में लोकेटेड है। अब आपके जितने भी डिपॉजिट होते हैं, जितनी भी जमा होती है, उस जमा पूंजी पर जो भी इंश्योरेंस आपको मिलता है वो डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन यानी कि डीआरसीजीसी द्वारा ही दिया जाता है और इसमें मैक्सिमम इंश्योरेंस आपको 5 लाख तक का ही मिलता है। अब मान लीजिए आपका एसबीआई में अकाउंट है या फिर आपका किसी भी बैंक में अकाउंट है और उस बैंक में आपके 20 लाख रुपए जमा है और भगवान ना करे वो बैंक दिवालिया हो जाए या फिर किसी भी प्रकार से वो बैंक बंद हो जाए, तो उस कंडीशन में आपको कितने रुपए मिलेंगे? तो उस कंडीशन में आपको सिर्फ और सिर्फ इंश्योरेंस मिल सकता है और वो इंश्योरेंस होगा 5 लाख। यानी कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम इंश्योरेंस आपको 5 लाख ही मिलेगा। ये 20 लाख के 20 लाख आपको जो है वो नहीं मिलेंगे। ठीक है, ये डीआईसीजीसी का काम होता है, यानी कि आपके जितने भी डिपॉजिट होते हैं उस डिपॉजिट पर आपको इंश्योरेंस इसके द्वारा प्रोवाइड करवाया जाता है। और मैक्सिमम इंश्योरेंस कितना मिलता है? तो 5 लाख मिलता है। और ये मैक्सिमम कैसे मिलता है इसकी डेफिनेशन ये रही। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, BRBNMPL। यहां से समझिए नोट मुद्रण यानी कि ये क्या करती है? नोट छापने का काम करती है। ठीक है, ये सब्सिडरी क्या करती है? नोट छापने का काम करती है। इसकी स्थापना 3 फरवरी 1995 में हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो बेंगलोर में है। इसके अंदर 4 प्रिंटिंग प्रेस आती है। ठीक है, इसके अंदर 4 प्रिंटिंग प्रेस आती है। कौन कौन सी आती हैं? तो ये है मैसूर, साल्बोनी, देवास और नासिक। MSDN से आप याद रख सकते हैं। MSD महेंद्र सिंह धोनी का न्यू अवतार। ठीक है, मैसूर, साल्बोनी, देवास और नासिक, ये 4 प्रिंटिंग प्रेस है जो कि इसके अंडर आती है। मैसूर कर्नाटका में है, साल्बोनी वेस्ट बंगाल, देवास मध्य प्रदेश में है और नासिक महाराष्ट्र में है। अब इसमें भी आपको याद क्या रखना है, जो मैसूर और साल्बोनी है ये दो जो प्रिंटिंग प्रेस है ये तो किसकी है? आरबीआई की है, जो कि इसके अंडर आती है BRBNMPL के अंदर। और ये जो 2 प्रिंटिंग प्रेस है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, जो कि आती है सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के अंदर। इसको हम लास्ट में पढ़ेंगे क्योंकि ये सब्सिडरी का हिस्सा नहीं है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। तो आपको याद रखना है कि BRBNMPL के अंदर तो 4 प्रिंटिंग प्रेस आती है, मैसूर, साल्बोनी, देवास और नासिक, जिसके अंदर 2 तो आरबीआई की है और 2 किसकी है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की। ठीक है, अब यहाँ पर एक नोट करके बात लिखिएगा जो कि दूसरी सब्सिडरी के अंदर ही है। वो क्या है कि 1 रुपए के नोट और या फिर सिक्का होता है वो भारत सरकार द्वारा जारी किया जाता है। आपको पता है बाकी सारे नोट आरबीआई जारी करता है, लेकिन 1 रुपए का जो नोट होता है या फिर 1 रुपए का जो सिक्का होता है वो किसके द्वारा जारी किया जाता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि भारत सरकार द्वारा जारी किया जाता है। और उस पर जो नोट होते हैं वो वित्त सचिव को होते हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी द्वारा उस पर जो हस्ताक्षर है, उस पर जो साइन है वो किए जाते हैं। आरबीआई की गवर्नर के साइन नहीं होते हैं। ठीक है, इसके बाद 2 रुपए या फिर इसके ऊपर के जितने भी नोट होते हैं वो आरबीआई द्वारा जारी किए जाते हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन पूछा गया था जब मैंने 2019 में एग्जाम दिया था आरआरबी क्लर्क का, तो इसमें क्वेश्चन आया था कि आरबीआई मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितने रुपए का नोट जारी कर सकता है। तो वो क्वेश्चन मेरे से गलत हो गया था और वो क्वेश्चन मैं आज तक नहीं भूला हूं। तो आरबीआई मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10,000 रुपए तक का नोट जो है वो जारी कर सकता है। कितने का? 10,000 तक का। आरबीआई मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10,000 तक का ही नोट जारी कर सकता है, इससे ऊपर का नोट जारी नहीं कर सकता। और एक बार इसने 10,000 का नोट जारी भी किया है। अब वो उसकी डेट में मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है, वो बाद में हम देखेंगे। फिलहाल आप ये याद रखिए कि आरबीआई मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10,000 रुपए तक का नोट जारी कर सकता है। तीसरी सब्सिडरी पढ़ते हैं जो कि है रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, रैबिट के नाम से इसे जानते हैं। रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे हिसाब से आप समझ सकते हैं
इसका एस्टेब्लिशमेंट 2016 में हुआ था। हेडक्वार्टर नवी मुंबई में है और इसका जो काम होता है वो होता है आईटी और साइबर सिक्योरिटी का। इतना याद रखिए, जो आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड काम है या फिर साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड काम है वो इसके द्वारा किया जाता है, रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा। नेक्स्ट और लास्ट सब्सिडरी पर के बारे में पढ़ते हैं। इसका कार्य पहले ही आ गया, इंडियन फाइनेंस टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विसेज। इफ्तास के नाम से जाना जाता है, इंडियन फाइनेंस टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विसेज। इसका स्टैब्लिशमेंट 2015 में हुआ था। हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसका काम होता है आईटी रिलेटेड जितने भी सर्विसेज है, डिजाइन है, डिप्लॉय है, सपोर्ट है, इसके बारे में जानना। आरबीआई की वेबसाइट पर जितने भी डिजाइन आपको देखने को मिलते हैं, जितने भी पोस्टर आपको देखने को मिलते हैं, वो सारे के सारे इफ्तास द्वारा ही तैयार किए जाते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट पढ़ते हैं सबसे इंपॉर्टेंट आरबीआई के काम, फंक्शन ऑफ आरबीआई, कि आरबीआई के कौन कौन से काम होते हैं महत्वपूर्ण। ठीक है, तो कौन कौन से हैं? सबसे पहला काम है मौद्रिक नीति का निर्माण करना। आरबीआई क्या करता है? आरबीआई एक मॉनेटरी पॉलिसी का निर्माण करता है। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी। अब मॉनेटरी पॉलिसी क्या है इसके बारे में अलग से हम पढ़ेंगे। मॉनेटरी पॉलिसी का निर्माण करता है, उसके बाद मुद्रा का निर्गमन करता है, यानी कि नोट छापता है आरबीआई। तीसरे नंबर पर यह सरकार का बैंक है। ठीक है, बैंक गवर्नमेंट का बैंक है, बैंक ऑफ गवर्नमेंट, सरकार का बैंक है। दूसरा बैंकों का बैंक है, महाबैंक जिसे हम बोलते हैं, बैंकों का बैंक, राजाओं का राजा, महाराजा, तो वो है। विदेशी मुद्रा का मैनेज करता है, जो विदेशी मुद्रा आती है, फॉरेन करेंसी आती है, उसको मैनेज करता है। अपनी गुडविल को नियंत्रित करता है, साख का नियंत्रण करता है, और ये एक अंतिम ऋणदाता भी है। क्या है? अंतिम ऋणदाता है। ठीक है, तो ये 7 काम है आरबीआई के, फंक्शन आप याद रख सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट काम है मौद्रिक नीति का निर्माण करना। ये क्या करता है? मौद्रिक नीति का निर्माण करता है। अब आरबीआई के अंदर एक प्रणाली आती है जिसे हम बोलते हैं मिनिमम रिजर्व सिस्टम, यानी कि न्यूनतम भंडारण प्रणाली। मैं लिख देता हूं, न्यूनतम भंडारण प्रणाली। अब ये प्रणाली क्या है? मिनिमम रिजर्व सिस्टम। ये मिनिमम रिजर्व सिस्टम ये है कि आरबीआई अपने पास कुछ पैसे संभाल के रखता है, ताकि भविष्य में अगर कभी भी आरबीआई संकट में हो तो उस पैसे का यूज कर सकते हैं। अब हमारा एक घर है, उस घर में हम काफी सारे फैमिली मेंबर हैं। अब उन फैमिली मेंबर को हमें मैनेज भी करना होता है, यानी कि हमारे फादर को। तो हमारे फादर क्या करते हैं? कुछ सेविंग्स रखते हैं अपने पास। क्यों रखते हैं? ताकि भविष्य में वो अपने बच्चों का जो भविष्य है उसको सुधार सके, या फिर भविष्य में कोई भी संकट आए तो उस संकट की स्थिति में इस सेविंग को जो है वो यूज कर लिया जाए, इसीलिए होता है। इसी प्रकार से आरबीआई क्या है, अपना सारा का सारा, अपने सारे देश का फाइनेंस को लेकर एक घर है, तो वो कुछ सेविंग्स अपने पास रखता है, ताकि भविष्य में जब भी कोई संकट आए तो इस सेविंग को यूज कर लिया जाए। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट भी है, ये कंपलसरी भी है, आरबीआई को रखना पड़ता है मिनिमम जो रिजर्व सिस्टम है उसके चलते। तो आरबीआई अपने पास न्यूनतम यानी कि मिनिमम 200 करोड़ की पूंजी रखता है। मैक्सिमम कितनी भी रख सकता है, लेकिन मिनिमम अपने पास उसको 200 करोड़ रखने पड़ेंगे। लेकिन ये 200 करोड़ भी किस प्रकार से रखने हैं? 115 करोड़ तो गोल्ड के रूप में रखेंगे और 85 करोड़ फॉरेन करेंसी के रूप में रखेंगे। ठीक है, और ये जो एक्ट है, ये जो आरबीआई द्वारा सिस्टम है मिनिमम रिजर्व सिस्टम, ये 1957 में लाया गया था और तब से ये काम कर रहा है। ठीक है, चलिए अब हमारा जो बच गया वो है सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो कि मैंने आपको बताया था SPMCIL कि मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। इसकी स्थापना 13 जनवरी 2006 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसके अंतर्गत क्या किया जाता है? सिक्कों की ढलाई की जाती है। जितने भी सिक्के होते हैं, सिक्के बन के आते हैं, वो यहीं से बन के आते हैं। और इसके अंदर टकसाल आती है जो कि 4 है, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, नोएडा। मुकेश मैंने क्यों बोला? क्योंकि इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। बाकी ट्रिक्स वगैरह पर मैं बिलीव नहीं करता। मुकेश कुमार का हाउस नंबर, लेकिन आप याद रख सकते हैं, ट्रिक है मेरे पास। मुकेश कुमार का हाउस नंबर याद रख सकते हैं। मुकेश का M ले लीजिए, के का के, कुमार का के, एच हाउस का H और नंबर का N ले लीजिए।
तो मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, नोएडा, ये 4 टकसाल है, ये 4 टकसाल है जहां पर सिक्कों की ढलाई होती है। और ये चारों टकसाल जो है वो सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के अंदर आती है। ठीक है, एक नोट करके लिखिएगा, भारतीय सिक्का अधिनियम 2011 आया था और उसके अनुसार अधिकतम से अधिकतम यानी कि मैक्सिमम 1000 रुपए तक का ही सिक्का जारी कर सकती है भारतीय गवर्नमेंट। ठीक है, इसके ऊपर का सिक्का जो है वो जारी नहीं किया जा सकता। चलिए, अब अंतिम कड़ी में हम आरबीआई के पहले 3 गवर्नर देख लेते हैं। बाकी सारे तो याद करने की जरूरत नहीं है, अभी के शक्तिकांत दास है। पहले सर ऑसबॉर्न स्मिथ थे, दूसरे जेम्स टेलर थे और तीसरे सीडी देशमुख थे। फर्स्ट इंडियन थे। ठीक है, फर्स्ट इंडियन अगर आपसे पूछे कि फर्स्ट इंडियन गवर्नर कौन थे तो सीडी देशमुख थे। अब एक टेबल आप याद कर लीजिएगा, ये टेबल है, ये आप याद कर लीजिएगा। कैसे? 2000 रुपए का नोट है, उसका कलर मैजेंडा है, उसके बैक की पिक्चर जो है मंगलयान है और उसका साइज ये है। इसी प्रकार से ये सारे के सारे आप याद कर लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और यहाँ पर आपका आरबीआई का ये जो चैप्टर है वो आपका समाप्त होता है। तो 4 पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। धीरे धीरे सभी पार्ट जो है वो कंप्लीट कर दूंगा। पूरी मेरे पास बैंकिंग अवेयरनेस के नोट्स अवेलेबल है, तो पूरा मैं आपको जो है वो क्लियर करवाने वाला हूँ। बाकी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियोस एंड डिटेल्स आगे भी इस चैनल पर आप सभी को मिलती रहेगी, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड हैव अ नाइस डे।